दिल्ली दंगों में हिंसा भड़काने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल है, ईडी ने यह खुलासे किए। देखिए, हाल के वर्षों में पीएफआई की गतिविधियों ने कई बार लोगों को चौंकाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और देश में अमन चैन की बहाली को लेकर एक गंभीर खतरा के तौर पर पीएफआई की भूमिका उभरती हुई दिख रही है। और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पीएफआई की गतिविधियों को मॉनिटर किया जाए और जिम्मेवार जो लोग भी जहां भी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरी की जाए। मशहदीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार इतिहास से सबक नहीं ले रही है और 1979 की स्थिति कश्मीर में पैदा हो गई है। उस समय राजनीतिक आउटलेट बंद कर दिया गया था और घाटी के राजनेताओं को बोलने की अनुमति नहीं थी। वे वही गलती कर रहे हैं। वे कश्मीरी पंडितों को चुनावी मुद्दे के रूप में देखते हैं, न कि इंसानों के रूप में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की जो पहचान है, उनसे ये अपेक्षा थी कि वो कश्मीरी पंडितों के सवाल पर दो टूक बात रखते, आतंकवाद की भर्त्सना करते और उनकी सुरक्षा को लेकर के अपनी चिंता जाहिर करते। लेकिन ये पूरी तरह से ये बयान इतिहास को गलत तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने के जैसा है। 87 या 89 का उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफ़ी बेहतर तरीके से कश्मीर में चल रही है और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक पंडितों के पलायन को लेकर अभी सामूहिक पलायन के भी कई समाचार आ रहे हैं, वैसी स्थिति में जो फौरी जो ज़रूरत है, केंद्र को उनकी सुरक्षा को लेकर के बड़े कदम उठाए जाने चाहिए, इसलिए कि घाटी के कई सुदूर स्थानों पर भी शिक्षा क्या ऐसे कार्यों में पंडित अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहां उनकी सुरक्षा का मुकम्मल प्रबंधन बेहद आवश्यक है। बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था। पंडितों की सुरक्षा को लेकर के पूरे देश की चिंता कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है, लेकिन राहुल गांधी जी को ये जरूर बताना होगा कि 87 में जिस तरह से चुनाव में गंभीर अनियमितता बरती गई थी और बाद में एक कठपुतली सरकार थोपने की कोशिश वहाँ फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी करके गुल शाह जो एक कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुए और कहीं ना कहीं आतंकवाद का एक अगला जो दौर वहाँ शुरू हुआ वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। इसीलिए राहुल जी को कश्मीर के मसले पर कुछ भी बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जो गलतियां कांग्रेस से हुई हैं उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। नेहरू जीना ने देश को बांटकर समझदारी से काम लिया है। कांग्रेस की विधायक की टिप्पणी के से विवाद खड़ा हो गया है। मुझे लगता है देश का विभाजन और उस विभाजन से उपजा हुआ जो विस्थापन था, जो जिस तरह के नरसंहार हुए, हिंदुस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में 47 के आसपास और 47 के तुरंत बाद जिस तरीके से संपत्तियां लूटी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सामूहिक नरसंहार हुआ और वैसी स्थिति में इसे चतुराई से लिया गया फैसला या सही फैसला बताया जाना न केवल इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, बल्कि विस्थापितों के दर्द को भी कांग्रेस ने किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य से देखा है, ये समझने की जरूरत है। कर्नाटक में हिजाब विवाद फिर से आ गया है। 6 छात्राएं निलंबित कर दी गई हैं, वहीं 12 हिजाब पहनने पर वापस घर दे दी। ये कर्नाटक सरकार की एक बड़ी नाकामी है। आर्थिक दृष्टि से कर्नाटक देश का एक समृद्ध राज्य है। पूरी दुनिया के निवेशक कानून व्यवस्था की दृष्टि से उसे सुरक्षित मानते रहे हैं और वहाँ निवेश करते रहे हैं और इसीलिए शायद बंगलुरु को इस देश का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। लेकिन हिजाब, बाइबिल और इस तरह के
प्रकरणों के वजह से एक जो मजहबी तौर पर हिंदुस्तान के विभाजित तस्वीर को पेश करने की कोशिश वहाँ की गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कर्नाटक के प्रगति में भी इससे गंभीर अवरोध पैदा होंगे आने वाले समय में। बिहार मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजाते 500 करोड़ का फंड भी रिलीज कर दिया और फरवरी 2023 जो है वो अंतिम लाइन बने उस तारीख तक कर देना है, लक्ष्य रखा गया है। एक विजनरी लीडर और एक दृढ़ निश्चयी राजनेता की जो उनकी पहचान है, नीतीश कुमार जी ने अपने इस फैसले से इस पहचान को और पुख्ता किया है। ये एक कालजयी निर्णय है और 1931 के बाद 2011 में जातीय आधार पर जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जातीय आधार पर जो डेटा था वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि देश का ये पहला राज्य है जहां 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना संपन्न कराई जाएगी और इससे विकास के नए रास्ते समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए खुल सकेंगे और ये कहीं ना कहीं एक युगांतकारी महत्वपूर्ण निर्णय है।